सुभाष चंद्र बोस देशभक्ति के शिखर प्रतीक हैं। आजाद हिंद फौज बनाकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की उनकी रणनीति ने उनकी शोहरत आसमान पर पहुंचा दी थी। उनके असमय जाने पर विश्वास न होना स्वाभाविक था। इसका फायदा उठाकर गांधी और नेहरू के खिलाफ एक कुत्सित अभियान चला। मौत के पीछे साजिश की बात इस कदर प्रचारित की गई कि तमाम लोग विश्वास करने लगे। कोई कहता कि उन्हें साइबेरिया भेज दिया गया था, तो कोई बताता कि उन्हें मरवा दिया गया। जाहिर है निशाने पर थी केंद्र में जमी बैठी कांग्रेस सरकार, और इस साजिश की थ्योरी पर यकीन करने वालों को लगता था कि जब केंद्र से कांग्रेस की सरकार हटेगी तो असलियत सामने आएगी। बहरहाल गैर कांग्रेस सरकारें आती रहीं, ये कभी मुद्दा नहीं बना। 6 साल बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी ने भी राज किया, पर ऐसे विवादों का कभी राजनीतिक इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। पर मोदी जी तो मोदी जी हैं। उन्होंने बोस फाइल्स यानी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों का शिगूफा छोड़कर यह यकीन दिलाया कि बस अब सारा रहस्य खुलने वाला है। शायद ये यकीन रहा हो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कागजात में कुछ न कुछ नेहरू के खिलाफ जरूर मिलेगा, जिसका राजनीतिक इस्तेमाल हो सकेगा। लेकिन हुआ उल्टा। जी हां, बिल्कुल उल्टा हुआ। पहली बार जब बोस फाइल्स से जुड़े दस्तावेज सामने आए तो नेहरू की छवि और उज्जवल हो गई। पता चला कि वे तो सुभाष बोस की विदेश में पल रही बेटी के लिए कांग्रेस की ओर से सालाना 6,000 रुपए भिजवाते थे। नेहरू ने कभी सार्वजनिक रूप से इसकी चर्चा भी नहीं की। आप सोचिए, कोई विज्ञापन नहीं, कोई इस बात का डंका नहीं। 2016 में सार्वजनिक हुई फाइलों से पता चला कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC ने 1954 में नेताजी की बेटी की मदद के लिए एक ट्रस्ट बनाया था, जिससे उन्हें 500 रुपए प्रतिमाह आर्थिक मदद दी जाती थी। दस्तावेजों के मुताबिक 23 मई 1954 को नेहरू ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। उसमें लिखा था, डॉक्टर BC राय और मैंने आज वियना में सुभाष चंद्र बोस की बच्ची के लिए एक ट्रस्ट डीड पर हस्ताक्षर किए हैं। दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए मैंने उनकी मूल प्रति AICC यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को दे दी है। AICC ने 1964 तक सुभाष चंद्र बोस की बेटी यानी अनीता बोस को 6,000 रुपए वार्षिक की मदद की। 1965 में उनकी शादी हो गई, जिसके बाद ये आर्थिक सहयोग बंद कर दिया गया। ये मत समझिए कि 500 रुपए महीने तब कोई छोटी रकम थी। बड़े बड़े अफसरों को भी इतना वेतन नहीं मिलता था। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यही हकीकत है। सच्चाई यह है कि नेहरू जितना सुभाष बोस के नजदीक कोई नहीं रहा। दोनों समाजवादी भारत का स्वप्न देखते थे। जिस योजना आयोग को मोदी सरकार ने खत्म किया है, उसका ख्याल दरअसल सुभाष चंद्र बोस का था। उन्होंने ही ये योजना आयोग के बारे में सबसे पहले बात की थी, और बतौर कांग्रेस अध्यक्ष उन्होंने आजाद भारत की समस्याओं को हल करने के लिए एक नियोजन समिति बनाई थी, और उसकी अध्यक्षता किसे दी थी? पंडित नेहरू को। यही नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की एक ब्रिगेड का नाम गांधी जी पर, तो दूसरी का नाम नेहरू पर रखा था। तीसरी ब्रिगेड मौलाना आजाद के नाम पर थी, और चौथी थी रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर। जो लोग कहते हैं कि नेहरू ने सुभाष के लिए क्या किया, उन्हें अब यह तो पता चल ही गया कि सुभाष बोस के परिवार के लिए नेहरू ने आर्थिक मदद का एक पूरा सिलसिला चलाया। पर बात इतनी ही नहीं थी। नेहरू ने लाल किले में आजाद हिंद फौज के अफसरों पर चले मुकदमे में उन्हें बचाने के लिए अरसे बाद काला कोट पहना था, यानी बचाव पक्ष के वकील बने थे। 16 अगस्त 1947 को जब बतौर प्रधानमंत्री नेहरू ने लाल किले से देश को संबोधित किया, तो उन्होंने गांधी जी के अलावा सिर्फ सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया था। उनके अदम्य साहस और आजाद हिंद फौज की कुर्बानियों के प्रति राष्ट्र की ओर से कृतज्ञता व्यक्त की थी। जनगण मन की जिस धुन को राष्ट्रगान की धुन के रूप में स्वीकार किया गया,
उसे आज़ाद हिंद फौज के बैंड ने कैप्टन राम सिंह के नेतृत्व में बनाया था। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने ही उसे मान्यता दी थी। यही नहीं, सुभाष बोस की आज़ाद हिंद फौज के अभिवादन यानी जय हिंद को भारत की सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस का औपचारिक अभिवादन भी उस समय की नेहरू के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने बनाया। 1957 में ही नेताजी रिसर्च ब्यूरो स्थापित किया गया, जिसकी जिम्मेदारी नेताजी के भतीजे शिशिर बोस को सौंपी गई। नेताजी समग्र का प्रकाशन 1980 से होने लगा, पहले बांग्ला, फिर अंग्रेजी और बाद में हिंदी में। 12 खंडों का नेताजी समग्र का प्रकाशन भारत सरकार ने किया और यह सिलसिला लगातार जारी है। यानी नेताजी के विचारों को सामने लाने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकारों ने बहुत कुछ किया। हमने अभी बताया कि पहली बार 16 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया गया था। बहुत लोग चौंके होंगे क्योंकि जहन में तो 15 अगस्त दर्ज है, लेकिन 15 अगस्त का जश्न इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन के बीच फैले मैदान में मनाया गया था। लाल किले पर प्रधानमंत्री नेहरू ने 16 अगस्त को ही झंडा फहराया था। खैर, इतना तो साफ है कि नेताजी के बारे में कांग्रेस की सरकारों पर जानकारियां छुपाने का आरोप गलत है। जाहिर है, नेहरू की छवि धूमिल करने के अभियान को इससे धक्का लगा। ऐसा लगता है कि आगे भी ऐसा कुछ मोदी के रणनीतिकारों को नहीं मिला जिसका इस्तेमाल नेहरू और इस बहाने कांग्रेस या गांधी परिवार के खिलाफ हो पाता। थक हार कर बोस फाइल्स का मुद्दा भुला दिया गया। यह अलग बात है कि व्हाट्सएप पर पुराने साजिशी किस्से आज भी घूम रहे हैं, आप तक भी पहुंचते होंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। आप मीडिया विजिल के इस अभियान का साथ दें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। झूठ के इस घटाटोप में सच कहने की गुंजाइश बची रहे, इसके लिए आपका सहयोग बेहद जरूरी है। अब दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हिस्ट्री क्लिनिक में किसी और विषय के साथ। आप अगर किसी ऐतिहासिक विवाद की सच्चाई जानना चाहें तो हमें mediavigilindia@gmail.com पर लिख भेजें। हिस्ट्री क्लिनिक में इतिहास की गड़बड़ियों का तसल्ली बख्श इलाज होता है।